जय हिंद दोस्तों। टुमारो ऑन 26 जनवरी 2025 वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, विल सेलिब्रेट 76th रिपब्लिक डे ऑफ आवर ग्रेट बिलव्ड नेशन इंडिया। अपने भारत देश, अपने संविधान को साक्षी मानते हुए 76वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे, उसकी खुशियां मनाएंगे। बचपन से लेके आज तक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे मेरे जिंदगी में बड़ा खास रहा है। तो चाहे पहले स्कूल के प्रोग्राम्स में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे पे किसी प्ले में सॉन्ग गाकर परफॉर्म करना, प्ले में पार्टिसिपेट करना, या बाकी एक्टिविटीज में पीटी में पार्टिसिपेट करना, और फिर आज तुम्हारे सामने, पहले कभी हम कैमरा के, तभी कैमरा तो नहीं हुआ करता था क्लासरूम में, पर हम ये अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो पहले उस साइड बैठा करते थे जहां आज तुम लोग हो, और वहां से लेके आज यहां तक का सफर है जब हम लाइन के इस साइड हैं। तो जो कुछ भी मैंने सीखा रिपब्लिक डे से, इंडिपेंडेंस डे से, अपने देश के बारे में, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस, वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको बनाने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए कईयों ने अपनी शहादत दी, अंग्रेजों की लाठियां खाई, कई कठिनाइयां, कई तकलीफों का सामना किया, और तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे हाथों तक पहुंचा, जिसमें हर किसी का रोल है। इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, किसी एक कोने का नहीं बल्कि पूरे देश का, किसी एक ग्रुप का नहीं, किसी एक रिलीजन का नहीं, बल्कि हर किसी का। एंड इसी बात को पंडित नेहरू ने क्लियर किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के शुरुआत के ही दिनों में, दिसंबर 13, 1946, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का फॉर्मेशन होता है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रेजेंट किया और बताया कि टुडे वी रिजॉल्व। रिजोल्यूशन हम साल के शुरू में करते हैं ना, अभी तुमने बनाया होगा कि 2025 के साल में तुम क्या करोगे, जनवरी में। तो उन्होंने बताया कि टुडे वी फर्मली रिजॉल्व टू मेक इंडिया सॉवरेन नेशन। आज हम ये रिजोल्यूशन लेते हैं दिसंबर 1946 में कि हम इंडिया को एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, सॉवरेन बनाएंगे, जहां पर किसी का हक नहीं चलेगा, किसी की बात नहीं चलेगी, हम आजाद होंगे पूरी तरह से, हमें मिलेगी पूर्ण स्वराज, हमें मिलेगी पूरी आजादी। और साथ ही साथ एक ऐसा संविधान बनाएंगे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे विच वुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट का रिस्पेक्ट किया जाएगा, उसको उन राइट्स से अवेयर करवाया जाएगा, वो राइट्स, वो हक, वो अधिकार उनको दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर किसी के लिए बराबरी का हक होगा। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनिशियल डे में ही डिक्लेयर कर दिया था। और फिर इसी रिजोल्यूशन पे वर्क करते हुए धीरे धीरे लगभग 3 साल, 2 years 11 months 18 days का ये टाइम लेकर फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथों में पहुंचा, और फिर उसे सेलिब्रेट करते हुए हमने आगे रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से। तो ये सारी जो बातें थी, एवरीथिंग विच वी नीड टू नो, विच यू नीड टू नो अबाउट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, अबाउट रिपब्लिक डे परेड। जब कभी मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, या जब मैं दिल्ली में रहता था और रिपब्लिक डे परेड में जाने का मौका मिला, तो वो दिन मतलब जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में से एक है। कल भी सुबह जब डीडी नेशनल के हेल्प से बाकी न्यूज चैनल पे या यूट्यूब पे जब रिपब्लिक डे परेड होगा, तो फिर से मैं, अभी टीवी तो नहीं बट अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर फिर से परेड देखूंगा। एंड आई अपील टू यू कि तुम भी इस परेड को देखो, एक अलग अनुभूति होगी। आज मैं तुमको इस सेशन में वो परेड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो क्लिप्स ना ऐसे इमेजेस के फॉर्म में देखकर नहीं फील आएगी। जो सुंदरता है, जो भव्यता है रिपब्लिक डे परेड की, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, पिक्चर्स में कैद नहीं किया जा सकता। आज हम बात क्या करेंगे कि इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की शुरुआत कैसे होती है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्यों रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं, कब से शुरू करते हैं, कल जो झंडोत्तोलन होगा, कल जो झंडा फहराया जाएगा, उसे फ्लैग होस्टिंग बुलाते हैं या फ्लैग अनफर्लिंग बुलाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन स्टेजेस से होकर गुजरा है, कैसे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, इस बार के चीफ गेस्ट कौन है, क्या क्या न्यूज इवेंट्स हो रहे हैं, क्या थीम है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन से बढ़कर हम सब पहले भारतीय हैं और हमेशा भारतीय रहेंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें। जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं, यह है आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बात हमेशा याद रखना कि रिपब्लिक डे के ईव पर, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, मतलब आज शाम, अभी कितना समय हो रहा है, अभी शाम 7 बजे द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम राष्ट्रपति, वो देश के नाम अपना संबोधन, अपना मैसेज देश के लोगों के साथ, हम सब भारतवासियों के साथ शेयर करेंगे। तो कुछ यही यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा आपको दिख रहा है, शायद ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन की मदद से देश के नाम अपना मैसेज साझा कर रहे हैं, अपना मैसेज लिख रहे हैं, फिर उसी मैसेज को पढ़ा जाएगा। ये वही इमेज है। शुरुआत कैसे होती है? रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो दैट ऑन दिस डे 26 जनवरी 1950 द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंड। मतलब इस दिन से हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करना शुरू करता है। इट स्टार्टेड वर्किंग, इट वॉज कमेंस्ड ऑन दिस डे। और इसी दिन को त्योहार के रूप में मनाते हुए 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक, और हमेशा समय के अंत तक, हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी 1950, इस दिन से हमारा संविधान वर्क करना स्टार्ट करता है। पर क्या कंप्लीट इसी रोज हुआ था? नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर, लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 1949 को। तो अगर हम चाहते हैं, या संविधान सभा के जो लोग थे, जो आदरणीय लोग थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी सारे रेस्पेक्टेड डिग्निटरीज, अगर वो चाहते तो 1 जनवरी को भी स्टार्ट कर सकते थे कि लोगों के लिए नए साल की शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ बात थी कि 26 नवंबर को जब हमारा संविधान पूरा हो गया, और बड़ा इंपॉर्टेंट डे है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड। जो हमारा संविधान है वो कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। इसी दिन हम लोग प्रीएम्बल, जिसको हम प्रस्तावना भी बुलाते हैं, इसको एडॉप्ट किया जा रहा है। एक्चुअली कहें तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया जा रहा है ऑन दिस डे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन दिस डे। इसलिए 26 नवंबर जो है ना, 26 नवंबर का एक खास रेलेवेंस है। 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, याद होना चाहिए। जब हम स्कूल में थे तो हम लोग इस रोज स्कूल की असेंबली में, जो मॉर्निंग असेंबली होती थी, तो अपनी बुक में प्रीएम्बल छपा होता है एनसीईआरटी की बुक्स में, हम वो पढ़ने का काम करते थे, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे जिंदगी में समझ में आई। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू मेक इंडिया अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये शपथ, ये प्रण, जो प्रस्तावना, जो प्रीएम्बल हमें सिखाता है, उसको एडॉप्ट कब किया गया और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर को। और ये प्रीएम्बल बन किससे रहा है? इस प्रीएम्बल का बेसिक क्या है? तो इस प्रीएम्बल का बैकग्राउंड है वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आज प्रीएम्बल के फॉर्म में हमारे पास आया। एंड वी एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे 26 नवंबर। इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब बात ये आई कि संविधान कब से काम करना चालू करेगा। कुछ प्रोविजन उस दिन से ही काम कर रहे थे, बट एज ए होल द कॉन्स्टिट्यूशन वुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम विच डे, इस पर डिबेट हुई। डिबेट जब हम बात करते हैं, बात करके हम एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छे पड़ाव पर पहुंचते हैं। दैट्स वाई डिबेट, डिस्कशन आर इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट जस्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर टेकिंग डिसीजन इवन इन फैमिली, इन टीम। जहां पर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा, वहां किसी एक का रूल चलने लगता है, डिक्टेटर बन जाता है वो इंसान, तानाशाह बन जाता है। और तानाशाही सही नहीं है। हर किसी के पास अपनी जबान होनी चाहिए। जब ऊपर वाले ने जबान दी है तो हम बोलें क्यों नहीं। तो फिर यहाँ डिबेट हुई, और डिबेट होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, कि हम लोग इस दिन से 26 जनवरी 1950 से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन से काम करना शुरू करेगा।
क्या खास था 26 जनवरी को? 26 जनवरी किसी का बर्थडे नहीं है। 26 जनवरी में खास क्या है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया, द देन पीपल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के लोगों ने पहली बार अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया था? 26 जनवरी 1930। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है? तो गाइज 26 जनवरी 1930 से पहले पिछले महीने आ जाओ, मतलब क्या, दिसंबर 1929 कांग्रेस के मेंबर थे लाहौर में रावी रिवर के बैंक पर लाहौर सेशन, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि आज से कांग्रेस का गोल, कांग्रेस का एम क्या है? पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उसी रोज ये डिसाइड किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हर घर तिरंगा अपनाया जाएगा, हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। हाँ जी, हर घर तिरंगा। ऐसा नहीं कि पहले लोगों ने नहीं किया था, पहले भी किया था और आगे भी करते आएंगे। सब लोगों से अपील किया गया कि जो न्यूली एडॉप्टेड फ्लैग है, जिसके सेंटर में चरखा है बापू का, उसको हर कोई 26 जनवरी को अपने घर में पहनाएगा, घर में फहराएगा और हम मन में अपने आप को आज़ाद मानेंगे। अगर मन से आज़ादी मिल गई तो फिर अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल ही जाएगी। एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ विल पावर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ समथिंग विच वी अटेन इन आवर हार्ट, समथिंग विच वी अचीव इन आवर हार्ट, जो हम दिल में जीतते हैं। एक बार आपके दिल और दिमाग ने ये बात मान लिया कि आप इस काम को कर सकते हो, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, आप ये पर्टिकुलर कोई काम कर सकते हो, कोई कंपटीशन जीत सकते हो, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में लोग आएंगे तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने वाले, तुम्हारा टांग खींचने वाले, खींचने दो उनको जितना वो मेहनत लगा सकते हैं, जोर लगा सकते हैं। पर एक बार तुमने दिल में ठान लिया तो नहीं रुकोगे। यहाँ इंडियंस ने ठान लिया था, आज़ादी नहीं मिली ब्रिटिश से हमें, लेकिन फिर भी हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे इसी रोज मनाया था। और इसी दिन को हमेशा साक्षी बनाने के लिए, इसी दिन को हमेशा सेलिब्रेट करने के लिए हमारा रिपब्लिक डे भी कब से मनाया गया? 26 जनवरी से। साल क्या था? 26 जनवरी 1950। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये था इतिहास के साथ कनेक्ट करना। इतिहास का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके लिए क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या? ये देखिए फर्स्ट रिपब्लिक डे के सीन है। फर्स्ट रिपब्लिक डे, ये जो सीन है यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ इमेज उतना क्लियर नहीं है हमारे पास, बट यहाँ हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो सलामी ले रहे हैं सेना के तीनों अंगों से। और सेना के 3 अंग होंगे, CRPF, CI, ये सब, वो धीरे धीरे आगे जुड़ते जाएंगे। वाई? बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर नेशन, ये हम जानते हैं इसलिए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बुलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सेना के जवान, चाहे पुलिस के जवान या आर्म्ड फोर्सेस के जवान, बाकी रिजर्व फोर्सेस के जवान प्रेसिडेंट को सलामी देते हैं। ये फिलहाल सीन उस जगह पे नहीं है जहां आज सेलिब्रेट किया जाता है। ये है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, ठीक है, जिसको पहले इरविन स्टेडियम के नाम से या इरविन ग्राउंड के नाम से बुलाया जाता था। ये जो स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, जिसको पहले इरविन ग्राउंड के नाम से बुलाया जाता था। इरविन याद है तुम्हें? इरविन, इरविन वही है गांधी इरविन पैक्ट वाला, 1931 वाला, जिस पैक्ट के बाद फिर लोग कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी कहाँ गए थे? वो गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये वही प्लेस है, वही ग्राउंड है। और फिर उसके बाद हमने प्रिपेयर किया क्या? हमने प्रिपेयर किया अपना राजपथ। चीफ गेस्ट पर हम आएंगे, पहले जरा आप यहां देख लीजिए राजपथ। राजपथ, इसको पहले किंग्स वे बोला जाता था, किंग्स वे, राजपथ किंग्स वे बुलाया जाता था। तो किंग्स वे को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका नाम क्या रखा? राजपथ रखा। हालांकि मतलब अभी पूरा नहीं बदला था। तो फिर सरकार ने जस्ट कुछ साल पहले, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, तो सरकार ने फिर अब राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा? कर्तव्य पथ। तो अभी ये जो रिपब्लिक डे परेड हम देखते हैं, जिससे पहले हम बोलते थे कि वो राजपथ पर हो रहा है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि रिपब्लिक डे परेड कहाँ हो रहा है? कर्तव्य पथ पर हो रहा है।
एक सिंबॉलिक चेंज, लेकिन ये चेंज भी जरूरी था, तो ये चेंज किया गया। सो पहला जो रिपब्लिक डे परेड हुआ वो राजपथ पे या किंग्स वे पे नहीं हुआ था, वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होता है। उसके बाद फिर किंग्स वे, जिसको राजपथ बुलाया गया आज़ादी के बाद, राजपथ पे हुआ, और अभी उसी राजपथ का दोबारा नामकरण क्या किया गया है, कर्तव्य पथ। तो अब ये कर्तव्य पथ पे कल आप लोग रिपब्लिक डे परेड देखोगे, या पिछले सालों से देखते आ रहे हो, ठीक है। अब फिर रिपब्लिक डे परेड में यहाँ हमारा हिंद देश का प्यारा झंडा, हम सबका प्यारा तिरंगा फहरा रहा है। तो जब यहाँ प्रेसिडेंट अभी तिरंगा फहराते हैं, यहाँ पे दो टर्म यूज होते हैं गाइज तिरंगे को लेकर। कौन से दो टर्म यूज होते हैं? लेट मी शो यू, जस्ट वेट अ मोमेंट। एक छोटी सी बात है, एक फाइन डिटेल है, बट यू शुड नो दिस फाइन डिटेल। एक मिनट सॉरी, पानी भी लेने दो। हमारा प्यारा तिरंगा, नेशनल फ्लैग, तो इंडिपेंडेंस डे के रोज, मतलब 15 अगस्त को, 15 अगस्त को जो हमारा तिरंगा होता है वो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाता है, एंड दिस इज नोन एज होस्टिंग द फ्लैग। इसको होस्टिंग द फ्लैग बुलाया जाता है। जब तिरंगा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, वी कॉल इट होस्टिंग द फ्लैग। और इसके पीछे एक सिंबॉलिक मीनिंग है, क्योंकि जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी के लिए जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी वो 18th, जब 1757 की हम बात करते हैं, बैटल ऑफ पलासी हुई थी। बैटल ऑफ पलासी के बाद से ब्रिटिश ने अपने पांव बंगाल में जमाने शुरू कर लिए। बैटल ऑफ बक्सर 1764, जब 18th सेंचुरी एंड हो रहा है, उसके बाद कहते हैं कि ब्रिटिश ने पावर का कंसोलिडेशन कर लिया। फिर 19th सेंचुरी 1857 के बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। तो आज़ादी के लिए लड़ाई तो कई टाइम से चली आ रही है, कई सालों से। वी.डी. सावरकर ने और कई हिस्टोरियंस ने 1857 को आज़ादी का, स्वतंत्रता संग्राम का पहला लड़ाई भी कहा, इस तरह करके संबोधित किया। तो आज़ादी की लड़ाई तो कई सालों से हम करते आ रहे हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में। सो दैट्स वाई यहाँ शोकेस किया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई जिस तरह से चलती आ रही थी और धीरे धीरे ऊपर बढ़ी, इस वजह से फ्लैग को, जो पहले नीचे यहाँ बंधा रहता है और फिर यहाँ से कुछ ऊपर उठकर टॉप तक जाता है, एंड वी कॉल इट होस्टिंग द फ्लैग। पर जब आज़ादी मिल गई और आज़ादी मिलने के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया, सो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रोज, मतलब 26 जनवरी को, हमारा प्यारा तिरंगा यहाँ टॉप पर ही रहता है, और जो थ्रेड उससे बंधे रहते हैं, प्रेसिडेंट उसको पुल करते हैं, और पुल करने के बाद फिर हमारा तिरंगा फहराता है, एंड वी कॉल इट अनफर्लिंग द फ्लैग। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ नीचे से ऊपर क्यों नहीं ले जाया जा रहा है? क्योंकि तिरंगे को आज़ादी मिल चुकी थी 15 अगस्त को, और रिपब्लिक डे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और हमारा संविधान बनकर रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जिसको हमने कमेंस कब किया? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे पास संविधान तो है, आज़ादी तो पहले से मिल रखी है, इसलिए हमारा झंडा ऊपर है, और अब हम इन्हें फहरा रहे हैं, अनफर्लिंग द फ्लैग। ये डिफरेंस है होस्ट में और अनफर्ल में, याद रखना। छोटी बात है, बट एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक डे को लेकर। चलिए आगे अब क्या है? आगे हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट को, मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे मौके भी रहे लड़ाई के टाइम में, या फिर कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में, जब हम मुख्य अतिथि को नहीं बुला पाए, या फिर स्वर्गीय आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होने के वक्त जब हम मुख्य अतिथि को, चीफ गेस्ट को नहीं बुला पाए।
बट ये ट्रेडिशन उन एक्सेप्शनल कंडीशंस को छोड़कर, उन एक्सेप्शनल ईयर को छोड़कर बाकी साल निभाया गया कि चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। और एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस अभी बन रहा है गाइज, यहां देखो, यहां देखो, चीफ गेस्ट है, ये फर्स्ट चीफ गेस्ट है और ये चीफ गेस्ट ऑन 2025 मतलब 76th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। क्या सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? सिमिलैरिटी दिख रही है हमें ये कि दोनों चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। पहले जो हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे जो मुख्य अतिथि थे, जिनके साथ आप यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देख रहे हो, और कल जो चीफ गेस्ट होंगे इनके साथ आप प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को भी देखिएगा, राष्ट्रपति को देखिएगा, बाकी डिग्निटरीज को देखिएगा। तो पहले जो हमारे चीफ गेस्ट है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं स्वर्गीय सुकार्नो, एंड जो हमारे प्रेजेंट चीफ गेस्ट है 76th रिपब्लिक डे के, ये भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं श्री प्राबो सुबियांतो। सो दिस शोज दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रिपब्लिक डे टू द प्रेजेंट रिपब्लिक डे वी रेस्पेक्ट not only powerful nations like USA or UK or France or Russia, but we also respect our neighbors, जो हमारे कई बहुत पास यहाँ उत्तर पूर्वी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पड़ोसी हैं। इंडोनेशिया के साथ हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा रहा, हम ये इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस में भी पढ़ते हैं, क्योंकि पहले चाहे हम उसे लुकिस्ट पॉलिसी बुलाएं या अब हम उसे एक्टिस्ट पॉलिसी बुलाएं, कि भारत के उत्तर पूर्वी छोर के साथ भी जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेबर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, उनके साथ भी हमारे बेहतर रिलेशन होने चाहिए। ये बात भारत की पहली सरकार, पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी भी और हमारा भी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी सब बराबर समझते थे। याद रखना, इंडिया ही पहले देशों में से एक था, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन विच रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट इंडोनेशिया इन 1940s। जब हम भी आज़ाद नहीं हुए थे तभी हमने रिकॉग्नाइज किया था, कांग्रेस ने रिकॉग्नाइज किया था इंडोनेशिया की आज़ादी। अभी जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं तो रिपब्लिक डे के तो ये चीफ गेस्ट हैं ही, इससे उनको ऑनर किया गया है। बाकी कई समिट होंगे जहाँ पे हम डिफेंस को लेकर, जहाँ पे हम ट्रेड को लेकर, जहाँ पे हम कल्चरल एक्सचेंज को लेकर, काफ़ी कल्चरल एक्सचेंज होता है। इंडोनेशिया की आर्मी का एक स्पेशल बटालियन कल परफॉर्म करेगा रिपब्लिक डे परेड में, कल्चरल एक्सचेंज होता है। इंडोनेशिया, बाली इज वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट लोकेशन, टूरिस्ट स्पॉट फॉर इंडियंस। कई और बाकी डिस्कशंस होंगे, इंडिया और इंडोनेशिया का CEO फोरम का मीटिंग होगा। सो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे लिए, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इट कंप्लीटली। ना सिर्फ आज रिकॉग्नाइज कर रही है बल्कि पहले भी रिकॉग्नाइज करती थी, और इस कोइंसिडेंस को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं हम चीफ गेस्ट से, तो आगे फिर हम देखते हैं क्या आगे हम यहाँ देख रहे हैं चीफ गेस्ट के साथ, जैसे अच्छा यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट को दिखाया जा रहा है। तो वाई वी आर शोइंग हिम, बिकॉज फ्रांस, जैसे हम डिफरेंट नेशंस को, डिफरेंट ग्रुप्स को इनवाइट करते हैं चीफ गेस्ट के रूप में, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किसको इनवाइट किया गया है? फ्रेंच प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फ्रेंच प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है। यहाँ उनके साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के साथ आपको प्राइम मिनिस्टर भी दिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक डे के रोज क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या उनकी ड्यूटी है, क्या वो कर रहे हैं। तो वैसे तो रिपब्लिक डे के रोज सेना के तीनों अंग और बाकी जो सैन्य फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, रिजर्व्ड फोर्सेस हैं, वो राष्ट्रपति जी को सलामी देते हैं। जो भी परेड होगा उन सब में राष्ट्रपति जी को सलामी दी जाएगी, उन्हें ऑनर किया जाता है। पर शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि प्राइम मिनिस्टर अमर जवान ज्योति पर पहुंचते हैं, जो अमर जवान ज्योति अभी कहाँ है? वॉर मेमोरियल पे। बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ सामने आप इंडिया गेट देख सकते हैं इमेज में, और यहाँ आप वॉर मेमोरियल देखिए। कभी दिल्ली जाने का मौका मिले तो बिल्कुल वॉर मेमोरियल जाओ, इंडिया गेट पर जाओ, एक अलग ही अनुभूति होगी। आप घूम भी सकते हो और कई चीज़ें नहीं जान सकते हो। जो हमारे सोल्जर्स हैं जो सरहद पे तो गिरे, लेकिन हम उन्हें हमेशा अपने दिल में याद रखते हैं। जरा याद करो उनको जो लौट के घर ना आए, लता मंगेशकर जी ने बड़ा खूब गाया था इसको। तो इस वॉर मेमोरियल पे जाकर, अमर जवान ज्योति पर जाकर सेना के प्रमुखों के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ प्राइम मिनिस्टर इन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं।
ये एक परंपरा है। शुरुआत में कल सुबह भी आप प्राइम मिनिस्टर को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये करते हुए देखिएगा। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का आगमन होता है, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का। उनका आगमन राजपथ पे, जिसको अभी हम कर्तव्य पथ बुला रहे हैं, वहाँ आगमन होगा। फिर उसके बाद नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया जाएगा या होस्ट किया जाएगा? बताओ, अभी क्या बताया मैंने? कब अनफर्ल करते हैं, कब होस्ट करते हैं, क्यों अनफर्ल बोला जाता है, क्यों होस्ट बोला जाता है। और फिर राष्ट्रगान जन गण मन के साथ, जहाँ पे हर जन, हर इंसान, उसका यही कर्तव्य है कि वो शपथ ले कि वो अपने देश की बढ़ोतरी के लिए, देश के विकास के लिए, जैसे इस साल का थीम है स्वर्णिम भारत थीम, तो किस तरह से हम भारत के भविष्य को सुनहरा बनाएं, उसके वर्तमान को सुनहरा बनाएं, उसके सुनहरे अतीत को वापस लेकर आएं, उसके लिए हम सबको प्लेज लेना है। When we would sing our national anthem, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये 21 तोप लगभग 1941 से सेना में यूज हो रहे हैं पर्टिकुलर ओकेजन्स के लिए। और फिर उसके बाद परेड का सिलसिला शुरू होगा, जिस परेड में सेना के तीनों अंग, बाकी स्कूल्स के स्टूडेंट्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरिटोरीज अपने कल्चर को, अपने प्राइड को शोकेस करेंगे, है ना। यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए क्या लिखा है, बिगनिंग एंड कल्मिनेशन ऑफ सेलिब्रेशन, कि किस तरह से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की शुरुआत होती है। यहाँ आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख रहे हैं, एंड कल्मिनेशन मतलब एंड किस तरह से होता है उस साल का रिपब्लिक डे। तो शुरुआत होती है जनवरी 23 पराक्रम दिवस से। जी, पराक्रम दिवस अभी हमने सेलिब्रेट किया, पराक्रम दिवस जनवरी 23 को। पहले एक्चुअली जनवरी 24 से होता था सेलिब्रेशन की शुरुआत, मतलब वहाँ पे रिहर्सल्स तो बहुत पहले से चल रहे होते हैं। सेलिब्रेशन शुरू होता था जनवरी 24 से, पर सरकार ने डिसाइड किया कि पराक्रम दिवस आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मशती पर, आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस दिन से ही सेलिब्रेशन की शुरुआत की जाएगी। पहले 24 जनवरी से किया जाता था। तो सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है जनवरी 23 पराक्रम दिवस से, और फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन खत्म किस तरह से होता है इस सेरेमनी के साथ, क्या नाम है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, जनवरी 29 को, जहाँ पे सेना के जितने भी बैंड हैं ये सब बैंड अपना धुन बजाएंगे। काफ़ी मनोहर दृश्य होता है, इसे भी देखने आप जा सकते हो। यहीं राष्ट्रपति भवन के सामने ये दिख रहा है आपको, प्रेसिडेंशियल पैलेस, राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स। और इस तरह से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का उस साल के लिए, पर्टिकुलर ईयर के लिए अंत होता है। फिर सेना की जो भी टुकड़ियां हैं जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए आती हैं, वापस अपने अपने कैंप में, अपने अपने बटालियंस में वापस चली जाती हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बाद। काफ़ी मनोहर दृश्य होता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, परेड के जैसा ही। अब हम आते हैं इस साल के थीम पर। तो इस साल का थीम है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। विरासत की जब बात कर रहे हैं स्वर्णिम भारत की, तो स्वर्णिम भारत का विरासत क्या है? स्वर्णिम भारत का विरासत छिपा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर। स्वर्णिम भारत का विकास छिपा है जब जैन तीर्थंकर्स अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। स्वर्णिम भारत का इतिहास छिपा है, स्वर्णिम भारत की विरासत छिपी है वैदिक नॉलेज में, वेदास में। स्वर्णिम भारत का विरासत छिपा है मौर्यन, गुप्ताज, मुगल्स, चोलाज, अहोम, कुषाण, सातवाहन, सिख रूलर्स, छत्रपति शिवाजी महाराज, और ऐसे कई राजाओं के कर्तव्य, ऐसे कई राजाओं के योगदान में जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को आगे ले जाने का काम किया। ये है हमारी विरासत। चाहे वो विरासत हम आर्किटेक्चर के फॉर्म में देखें, चाहे वो विरासत हम कला के फील्ड में देखें, चाहे वो विरासत हम साइंटिफिक डेवलपमेंट के फील्ड में देखें, चाहे वो विरासत हम इंडिया के स्क्रिप्चर्स में जो ज्ञान छिपा है, वेद, सोर्स ऑफ नॉलेज, चाहे वो विरासत हम बुद्ध की टीचिंग में देखें, चाहे वो विरासत हम श्री राम की टीचिंग में देखें, इसी विरासत को, इस स्वर्णिम विरासत को, इस गोल्डन हिस्ट्री को प्रिजर्व करना, उस गोल्डन हिस्ट्री से, उस गोल्डन पार्ट से सीखना, और सीख कर आगे विकास करना, डेवलपमेंट करना, इसी थीम के साथ इस बार का रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बार का रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास, मतलब साथ ही साथ हिस्ट्री
और प्रेजेंट दोनों को एक दूसरे के साथ लेकर चलना। क्योंकि अगर आप अपने इतिहास को नहीं भूलकर उस पर काम कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, तो आपका प्रेजेंट अच्छा होगा और ऑब्वियसली फिर आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा। तो बड़ा सुंदर थीम है, बड़ा अच्छा थीम है। आप इससे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस में। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन अलग से करेंगे। आज के सेशन का पर्पस क्वेश्चन करना नहीं, जानना है अपने स्वर्णिम भारत को। इनके अलावा एक बड़ी यूनिक चीज है इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में, वीर गाथा। यहाँ आप देख सकते हो एक इमेज जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही वेबसाइट MyGov से लिया है। वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0, वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? वीर गाथा, वीर गाथा, गाथा मतलब कहानी, मतलब स्टोरीज ऑफ वेलर। चाहे वो वेलर की स्टोरी रानी लक्ष्मीबाई की हो, कहा था ना अंग्रेज सिपाही ने, अंग्रेज जनरल ने, ह्यूज रोज ने, कि यहां वो औरत सोई है जो इन सारे रिबल्स में इकलौती मर्द है। या चाहे वो कुंवर सिंह की हो जो अपने 70s में थे और जब हाथ में गोली लगी और वो गोली का जहर बॉडी में नहीं फैले तो उन्होंने अपने दूसरे हाथ से हाथ काटकर गंगा नदी में बहा दिया कि मुझे अभी देश के लिए और लड़ना है। चाहे वो वीर गाथा शहीद भगत सिंह की हो जो 21 साल की उम्र में अपने घर से अपने माँ से विदा लेकर निकले और फिर उन्होंने शहादत दी हंसते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए। चाहे वो शहादत महात्मा गांधी की हो। इन सब वीर गाथाओं को सेलिब्रेट करते हुए, इनसे सीखते हुए, किस तरह से इन वीर गाथाओं से आगे आने वाली जनरेशन, ये बच्चे सीखेगी, हमारा प्रेजेंट सीखेगा, हमारा फ्यूचर सीखेगा। ये एक त्यौहार मनाया गया वीर गाथा, जिसकी शुरुआत हुई थी। इसका शुरुआत होता है 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट किया जाता है। डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पोइट्री लिखी, उन्होंने परफॉर्मेंस दिए और फिर उन्हें सेलेक्ट किया गया। कल ये बच्चे जिन्होंने वीर गाथा सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया है, इनको भी कल स्पेशल इन्विटेशन देकर रिपब्लिक डे परेड में बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे पद्म अवार्डी होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है, वो भी स्पेशली वहाँ पर बुलाए जाते हैं। कल बहादुरी अवार्ड भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ें भी की जाएंगी स्पेशल डिग्निटरीज के साथ साथ। वीर गाथा जो 4.0 प्रोजेक्ट है, इसको लीड कौन कर रहे हैं? अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज हम करंट अफेयर्स की क्लास या आज हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं कर रहे हैं। रिपब्लिक डे परेड से या रिपब्लिक डे से जो जो चीज़ें जुड़ी हैं वो सीखने का काम कर रहे हैं। तो वीर गाथा 4.0 प्रोजेक्ट चला रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप यहाँ पर एक भारतीय आर्मी के, भारतीय सेना के सोल्जर को देख रहे हो। और कितनी अच्छी बात क्या है, मैंने यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की बात की और यहाँ एक फीमेल सोल्जर है। तो मेल फीमेल दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। ये इमेज बहुत बढ़िया दिखा रहा है। एक बच्ची भी है, ये बच्ची भी आगे जाकर सैन्य फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनती है, साइंटिस्ट बनती है, तुम लोगों की तरह सिविल सर्वेंट बनती है, टीचर बनती है, एंटरप्रेन्योर बनती है, क्या बनती है ये उसका फ्यूचर बताएगा। लेकिन उसे अपने पास्ट से, अपने पूर्वजों की वीर गाथाओं से सीखना है, यही पर्पस था। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सो इन दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, इसके बारे में खैर आपने पहले भी पढ़ा होगा या आगे भी क्लासेस में पढ़ोगे। तो कुछ इस तरह से इस साल का रिपब्लिक डे परेड, इस साल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन सेलिब्रेट किया जा रहा है, गणतंत्र दिवस। तुम सबसे मेरी यही अपील है, हमेशा एक बार फिर से, हमेशा रहती है एक बार फिर से, कि हम बड़े जोश के साथ, हम बड़े खुशी के साथ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे का ये त्यौहार मनाते हैं, बट शायद कभी कहीं ना कहीं उसके बाद, उस दिन के बाद, 15 अगस्त के बाद या 26 जनवरी के बाद फिर भूल जाते हैं कि रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, हमारे अधिकारों के साथ साथ, हमारे राइट्स के साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारी है वो एक दिन की नहीं है, वो हर रोज की है। तो अगर अपनी जिम्मेदारी हम रोज निभाएं ना, क्योंकि अपना अधिकार तो हम रोज मांगते हैं, तो अगर अपनी जिम्मेदारी भी रोज निभाएं तो हमारा भारत सच में स्वर्णिम काल में पहुंचेगा। यही कामना है, यही विशेष है, यही अपील है। एक बार फिर से तुम सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।